अध्याय 13। अन्य भाई बहनों से मिलना। क्रूर बव्वा। उसने एक बार फिर कबीले के मध्य क्षेत्र की यात्रा की। अब वह अपने आंगन तक ही सीमित नहीं था और उसे इधर उधर घूमने की अनुमति थी। लेकिन जब वह मध्य क्षेत्र में दाखिल हुआ तो उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा मानो अनगिनत निगाहें उसे देख रही हों। उसने सावधानी से चारों ओर देखने की कोशिश की और पाया कि लोग उस पर बिल्कुल ध्यान न देकर अपने काम में लगे थे। नहीं, वे निश्चित रूप से मुझे किसी माध्यम से देख रहे हैं या एक क्षेत्र में छिपे हुए गार्ड हो सकते हैं जो मुझे देख रहे हैं। पहले जब मैं केंद्रीय क्षेत्र में गया था तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब विशेष आंखें जागने के बाद मैं महसूस कर सकता हूं उन्हें। उसने सहज ही प्रतिकार करने के लिए अपनी विशेष आंखों का उपयोग करने की इच्छा महसूस की, लेकिन उसने परहेज किया। उसने कुछ भी दिखाने का साहस नहीं किया, कहीं ऐसा न हो कि उसे सीधे उसकी मां के पास ले जाया गया हो। उसने अपना मन बना लिया और छिपी हुई निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और सड़क के किनारे अपनी बहन नादिया के आंगन की ओर बढ़ गया। अभी भी कुछ दूरी थी, पैदल चलकर पहुंचने में उसे लगभग 20 मिनट लगेंगे। उसने हल्की सी सांस छोड़ी। उसका पूरा शरीर इस एहसास से तनावग्रस्त हो गया था कि कोई उसके हर कदम पर लगातार नजर रख रहा है। वह बार बार ध्यान खोने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। ये बहुत परेशान करने वाला था। वह चाहता था कि वे उसे अकेला छोड़ दें। ऐसा लगता है जैसे मैं उनका कोई दुश्मन हूं जिस पर उन्हें नजर रखनी होगी। ओलिवर ने झुंझलाकर सोचा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वह पहले से ही शहर के मध्य क्षेत्र में था और उसके चारों ओर कबीले के महत्वपूर्ण लोगों के आंगनों के प्रवेश द्वार वाले ऊंचे घर थे। जैसे जैसे वह गहराई में चलता गया, लोगों की संख्या कम होती गई, जो महत्व के स्तर को दर्शाता है। और इस तरह मैंने उन्हें हरा दिया, भाई। अचानक ओलिवर के कानों ने सामने से कुछ आवाजें सुनी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसके रास्ते में लोगों का एक समूह चल रहा था। वे सभी उससे उम्र में बड़े लग रहे थे। उन सभी ने पारंपरिक युकाटा पहना हुआ था। उनके कपड़ों पर एक नज़र से ही कोई भी बता सकता था कि वे भव्य थे। वे ओलिवर के सादे कपड़े से कहीं बेहतर थे। बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओलिवर का मुंह हिल गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि वे उसके बड़े भाई बहन हैं। वे उसके दो बड़े भाई, दूसरे और तीसरे सबसे बड़े बेटे और परिवार की तीसरी सबसे बड़ी बेटी थी। ऐसा लग रहा था कि वे कहीं बाहर जा रहे थे और वह उनसे टकरा गया। हालांकि इन पार्श्व चरित्रों के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन कबीले की प्रकृति और उनके पालन पोषण से उन्हें यकीन था कि वे सभी कूड़ेदान में से एक होंगे। ऐसा दिखाओ कि मैंने उन्हें नहीं देखा। ओलिवर ने अपनी उपस्थिति कम करने की कोशिश की। जितना वह ऐसा करने की कोशिश कर सकता था, उसे उम्मीद थी कि वे उसे एक राहगीर के रूप में अनदेखा कर देंगे और वह अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। पिछली बार उसे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इस बार उसे सभी परेशान करने वाली चीजों का सामना करना पड़ा, छुपे हुए गार्डों से लेकर उसके इन भाई बहनों तक। अरे, तुम कौन हो? ओलिवर के पीछे से एक आवाज आई जिससे उसे अपनी पूरी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि उसका तीसरा सबसे बड़ा भाई उसकी ओर देख रहा है। अभी एक क्षण पहले वे उसके सामने थे और अब वे उसके पीछे थे। गति का ये स्तर भयावह था। यह क्षेत्र और उससे आगे केवल मिस्टिक पर्च कबीले के प्रत्यक्ष परिवार के सदस्यों के लिए ही पहुंच योग्य है। क्या आप नहीं जानते? बड़े लड़के ने स्पष्ट स्वर में टिप्पणी की। ऐसा भी कुछ था, ओलिवर ने चिल्लाकर कहा। निश्चित ही, इतने बड़े कुल में यह संभव लग रहा था। शेन, उसके बालों को देखो, उसके बालों का रंग मां जैसा ही क्यों है? कबीले की तीसरी मिस भी पास आए और उसकी विशेषताओं को देखा जब उसने अपने जुड़वा भाई से पूछा, जिसने सबसे पहले ओलिवर से संपर्क किया था। आमतौर पर सफेद बाल वाले लोग ही कबीले के सीधे पारिवारिक सदस्य होते थे। ऐसा नहीं था कि सभी के बाल सफेद होते थे, लेकिन चूंकि ओफलिया के बाल सफेद थे और अधिकांश बच्चों को उसके बाल विरासत में मिले थे, इसलिए वे पूरे कबीले में अपने बालों के रंग से जाने जाते थे। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो उसके बालों का रंग एक जैसा है, लेकिन फिर भी मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। तीनों में से सबसे बुजुर्ग भी आगे आए और अब ओलिवर उनसे घिरा हुआ था।
उन तीनों ने जोर से दबाव डाला, ऐसा लगा मानो जंगल में उसे 3 खूंखार जानवरों ने घेर लिया हो। मैं फिर पूछूंगा, तुम कौन हो? मैं क्या बोलता? यहाँ सच्चा होना बेहतर है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ आपत्तिजनक किया है जिससे वे मुझे चोट पहुंचाएंगे, है ना? अपने मन में यह विचार रखते हुए उसने शांति से उत्तर दिया, मैं ओलिवर मिस्टिक, चौथा बेटा हूँ। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, उसके दाहिने गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा, बलपूर्वक उसे पीछे की ओर फेंक दिया। खांसी। ओलिवर ने खांसते हुए खून निकाला, उसके गाल की भीतरी त्वचा जोर से छिल गई क्योंकि उसके मुंह में खून भर गया था। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि इतनी कम ताकत के साथ तुम एक फकीर हो? क्या तुम मरना चाह रहे हो? तीसरी मिस वह थी जिसने उसे फेंककर भेजा था। उसने उदासीनता से उसकी ओर देखा। किसी कारण से उसके चेहरे को देखकर उसे किसी मजबूत व्यक्ति की याद आ गई, इसलिए वह क्रोधित होने और उस पर हमला करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वह उनका भाई बहन था। मिस्टिक कबीले के प्रत्यक्ष वंश का रक्त धारण करने वाला हर एक सदस्य एक जीवित किंवदंती था और उनके वंशज भी थे। उनके परिवार में कमजोर व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं थी और ओलिवर कमजोर की सटीक परिभाषा थी। वह समझ सकती थी कि उसके अंदर बमुश्किल कोई एस्पेरा था। ये संभव नहीं हो सकता था कि उसके शरीर में इतना एस्पेरा हो कि वह महसूस न कर सके। आखिरकार केवल 2 ही ऐसे मामले थे जहां या तो व्यक्ति का एस्पेरा स्तर बहुत अधिक था या इतना कम कि कोई इसे महसूस नहीं कर सका। दिखने में ओलिवर उनसे छोटा था और इसलिए उसके लिए एस्पेरा मात्रा में उनसे आगे निकलना असंभव था जब तक कि वह कुछ अपवाद प्रतिभा न हो जो वह स्पष्ट रूप से नहीं था, अन्यथा वे ऐसे भाई बहन के बारे में जानते होंगे। मिस्टिक कबीले के प्रत्यक्ष परिवार के सदस्यों का प्रतिरूपण एक गंभीर अपराध था और इसके लिए मौके पर ही फांसी की मांग की गई थी। उठो और अपने आप को समझाओ। जैसे ही ओलिवर ने धीरे से उनकी ओर देखा तो एक कृपालु आवाज उसके ऊपर गूंज उठी। कहानी खत्म, अलविदा।